हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर। मालदीव जो है ये HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, इन तीनों रोगों के उन्मूलन को सक्सेसफुली करने में कामयाब रहा है। ये तीनों रोग माँ से बच्चे में संचरण ना हो पाए, ये करने वाला ये बन गया दुनिया का पहला देश। अक्टूबर 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रदर्शनी हुआ है, 45वां जीटेक्स। ये हुआ है दुबई UAE में। वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किए गए अनंत गोयनका। अंतरिक्ष एजेंसी गैलेक्स AI, ये भारत की है गैलेक्स आई, और प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसने कहा है कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में विश्व का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो हैं ये CDS अनिल चौहान जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड का पुस्तक का विमोचन किए हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं है। ये 30 नवंबर 2025 तक एक्सटेंशन हो गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। भारत ने मंगोलिया के साथ मुक्त वीजा समझौते पर हस्ताक्षर किया। मंगोलिया के नागरिकों के लिए फ्री वीजा एक्सेस दे दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट की शुरुआत करी हुई है। भारत में गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए आ गया है मैपल। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। कल हम लोगों ने जिनको डिटेल में पढ़ा था, आज आपने रिवीजन किया है वन लाइनर में। इसकी क्विज PDF सब आपको टेलीग्राम पर भेज दी गई है और ऐप पर भी भेज दी गई है। एक और ज़रूरी बात, दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है और इसके तहत आप हमारे जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं उनको 199 में पा पाओगे। छोटे कोर्सेज तो और ज़्यादा कम दाम में पाओगे। तो आप जा करके दिवाली धमाका ऑफर का फ़ायदा उठाइए। कूपन कोड में यूज़ कीजिए दिवाली, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस, DIWALI। इस कूपन कोड को लगाना कहाँ पर है? MZT ऐप पर। MZT ऐप पर जाइएगा, वहाँ से लॉगिन वगैरह करके, अगर लॉगिन में जिनको समस्या आ रही है लॉगिन विद गूगल क्लिक कर लिया करो, ठीक है। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर आप डेमो वगैरह भी देख सकते हो और वहाँ से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा ई-बुक्स पर भी डिस्काउंट चल रहा है, ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिशन डे, ये सेलिब्रेट किया गया है 17 अक्टूबर को, और ये 17 अक्टूबर को ही मनाया जाता है पॉवर्टी को खत्म करने के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए। भारत में गरीबी उन्मूलन का या कहें गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। गरीबी उन्मूलन का नारा याद रखना 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया सबसे पहले। आप जानते हो पहले तो ये पंचवर्षीय योजना आया करती थी 5-5 साल के लिए। तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से लेकर 1978 तक, ठीक है ना। 1978 में रोलिंग एक्ट ला दिया गया था, सरकार भी गिर गई थी। तो 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। उसके बाद से फिर गरीबी हट ही रही है, हर बार ये नारा दिया जाता रहा है, ठीक है। लेकिन पहली बार कब दिया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो खैर, गरीबी हटाने के लिए विकासशील देशों में खास करके ये दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर 1987 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1992 को UNGA के द्वारा आधिकारिक मान्यता मिल गई। उसके बाद इंटरनेशनल द्वारा ऑफिशियल मनाया जाने लगा। थीम लंबी है तो पूछी नहीं जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं है। आगे, कल हम लोगों ने दिवस का रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को ने कहां पर चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला आभासी संग्रहालय शुरू किया है? चोरी की गई वस्तुओं का वर्चुअल म्यूजियम, ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है स्पेन में। देखो, एक टाइम था ना, यूरोप पूरी दुनिया पर राज कर रहा था। फ्रांस और ब्रिटेन को ही अकेले देख लें, इन दो देशों ने लगभग 2/3 से ज़्यादा, 2/3 का समझ लो कि आप 90% दुनिया पर ये राज कर रहे थे। केवल 2 देश, फ्रांस की कॉलोनियाँ थी अफ्रीका में बहुत सारा, और बाकी एशिया और बाकी देशों में ब्रिटेन की कॉलोनियाँ हुआ करती थी एक टाइम पर। तो ये लोग ना कॉलोनी बनाए ही थे, और जब भी कोई प्रेस्टिजियस चीज़ मिलता था तो ये लोग अपने देश में चुरा करके लिए जाते थे। ज़बरदस्ती उस टाइम पर लिए जाते थे, चुरा कर नहीं कहेंगे, उस टाइम पर तो ज़बरदस्ती ले गए थे। लेकिन अब तो आपके टाइम पे, आपके संदर्भ में तो यही कहा जाएगा कि अभी तक चोरी करके ही रखे हुए हो।
खैर, यूनेस्को ने यहाँ पर स्पेन के बार्सिलोना में एक संग्रहालय, एक म्यूजियम शुरू किया है, जहाँ पर चोरी की गई जो वस्तुएं हैं उनको रखा जाएगा। तो क्या ये सच में, मतलब आपके दिमाग में आएगा कि अगर चोरी की गई वस्तुएं रखेंगे तो लौटा देना चाहिए, इससे अच्छा तो, जब पता है कि ये चोरी की गई है। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको नजर आएगा, आभासी। आभासी मतलब वर्चुअल, यानी यानी जैसे मान लो ये हमारे पास ये रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट अब चोरी हो जाता है, लेकिन इसकी हमारे पास फोटो है, तो हम इसको एक फोटो दिखाएंगे कि हाँ हमारे पास ये है, लेकिन ये अभी वर्तमान में नहीं है। तो ऐसे ही वर्चुअल यानी कि आभासी, कि उस जो चोरी हुई चीज़ें हैं उनका आभासी म्यूजियम है, ये वर्चुअल म्यूजियम है, मतलब वो वस्तुएं एक्चुअल में यहाँ पर नहीं रहेंगी, है ना। तो सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन या कहें मोंडिया कल्ट 2025 के दौरान हुआ है। तो 29 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। फिलहाल 46 देशों की लगभग 240 लापता वस्तुएं इसमें प्रदर्शित की जा रही हैं, ठीक है। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी आप जानते हो 1945 में हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस में है। अभी नए महानिदेशक बनाए गए हैं, इसको याद रखना, खालिद अल एनानी ये बन गए हैं नए महानिदेशक, और ये पहले अरब व्यक्ति हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। और दूसरी बात ये कि आंद्रे अजोले की जगह पर आए हैं। आंद्रे अजोले अभी लंबे समय तक यूनेस्को के महानिदेशक रहे थे। अगला, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में कहां पर एनएसजी का 7वां हब स्थापित किया गया। एनएसजी के भारत में टोटल अब 7 हब हो चुके हैं, तो एक हब अभी 7वां वाला उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित किया गया है। देखो, अयोध्या में सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा से रहा है, आप जानते हो मंदिर डिस्प्यूट था, तो अभी यहाँ पर एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का 7वां हब स्थापित किया गया है, कि मतलब कोई अगर ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि हमेशा कई बार धमकियां भी मिलती रहती है, और खास करके दिवाली जैसे अवसरों पर जब गैदरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी ऐसे छोटे मोटे धमकियां मिलती रहती हैं। तो ऐसे में एनएसजी का यहाँ पर हब स्थापित करना एक बहुत बड़ा मूव साबित हो सकता है आगे। खैर, इससे पहले एनएसजी के जो 6 हब थे, कहाँ कहाँ, मुंबई में, आप जानते हो मुंबई में हमेशा ब्लास्ट हुआ करते थे, इसलिए वहाँ स्थापित करना पड़ा था। चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में और जम्मू में, वर्तमान में इन जगहों पर एनएसजी के हब हैं। एनएसजी का हब बोले तो कि मतलब वहाँ पर एनर्जी बड़ी मात्रा में रहती है और उसका हब है वो, तो जब भी कोई आसपास के क्षेत्रों में कोई ऐसी घटना होगी तो वहाँ से तुरंत वहाँ डिप्लॉय हो पाएगी। आपको याद होगा, अगर जब 26/11 हमला हुआ था तो एनएसजी को आने में 24 घंटे से ज़्यादा लग गए थे, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन डिले हुआ था और बहुत लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसा ना हो, तो आप देखो अगर देश भर में 7 हब हैं, तो एनएसजी को अगर मान लो इसके आसपास के जो राज्य हैं या ज़िले हैं वहाँ पर पहुँचने में होगा तो वो आसानी से तेज़ी से पहुँच पाएंगे, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आप जानते हो कि एनएसजी कमांडो जो होते हैं, सीआरपीएफ की एक स्पेशल बटालियन होती है, वेल ट्रेंड होती है। ऐसी कोई गतिविधियाँ जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की है, आतंकवादी टाइप की लेवल की, तो उसके निपटने के लिए काम आते हैं। एनएसजी की स्थापना 1984 को की गई थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। आप दिवाली धमाका का ऑफर फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके तहत आप 84% का डिस्काउंट पाएंगे हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पर। आपको कूपन कोड में लगाना है दिवाली। वीडियो कोर्सेज में कौन कौन सा आप बाय कर सकते हो, कौन कौन सा अभी ले लेना चाहिए, तो मैं 2 को बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। बाकी आप अपने एग्जाम स्पेशल या सब्जेक्ट स्पेशल कुछ चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर साइंस का, इतिहास का, जियोग्राफी का स्पेशल बैच भी है, तो वो तो बहुत कम दाम पर हो गया है, ठीक है, 84% डिस्काउंट लगाने के बाद। लेकिन 2 बैच जो आपको जरूर लेना चाहिए, उनमें एक है जीएस फाउंडेशन बैच, आपका ये 4.0 ज़बरदस्त बैच, इसको आप लीजिए, और एक संकल्प बैच। दोनों में से अगर आपको जो भी लेना है फटाक से जाइए और एमजेटी ऐप पर लीजिए। इसके अलावा ई बुक्स देखिए, ई बुक्स तो आपके सामने ये रेट लिस्ट मैंने लगा दिया जिससे आपको आसानी हो। बहुत बार लोग पूछते हैं कि कितने में कौन सी ई बुक है, तो ये जो ई बुक्स आपको दिख रही हैं, चाहे वो 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, मूल विधि हो, स्टैटिक हो, सामान्य विज्ञान हो, और जो मंथली हो, तो ये सब देखिए, ये रेट चार्ट है आपके सामने, इतने में आप पा पाओगे। दिवाली कूपन कोड यूज करोगे तो ऐप पर मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप के जरिए जो लोग मतलब एंड्रॉयड यूज़र नहीं हैं, ऐप आईफोन यूज़र हैं या विंडोज़ यूज़र हैं, वो व्हाट्सएप करेंगे, उनको व्हाट्सएप पर भी ई बुक भेज दी जाएगी, ठीक है, पेमेंट करने के बाद। ओके, चलिए अब टॉपिक पर आकर वापस आते हैं। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है।
यूपीआई उपयोग तीव्रता में, मतलब कौन बहुत ज़्यादा तेजी से या तो यूपीआई को अडॉप्ट कर रहा है या तो यूपीआई का फास्ट ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो उस मामले में तेलंगाना है टॉप पर। आरबीआई की ये रिपोर्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप जानते हो यूपीआई जब से आया है बिल्कुल क्रांति ला दिया है। आज के टाइम पर बहुत सारे देश भी इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कल या परसों की कि जापान ने भी अपने देश में एक्सेप्टेंस को मंजूरी दी दी है कि यूपीआई वहाँ पर भी एक्सेप्ट होगा। तो खैर, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना जो है ये यूपीआई उपयोग में तीव्रता में टॉप पर है। यहाँ प्रति व्यक्ति यूपीआई लेनदेन की तीव्रता सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बढ़ने वालों में और राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली वगैरह, ये दिल्ली एनसीआर ये सब भी हैं जो प्रति व्यक्ति यूपीआई उपयोग में बहुत तेज़ी से ये अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी और यूपीआई को ऑपरेट कौन करता है? एनपीसीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। इसको ऑपरेट कौन करता है? एनपीसीआई। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिर से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। एक और ज़रूरी बात, अभी डिजिटल करेंसी का भी अनाउंसमेंट हो गया है। आरबीआई ने अभी अहमदाबाद में जो मुंबई में जो एक कॉन्क्लेव हुआ था फिनटेक, उसमें अनाउंस किया कि भाई अब हम रोल आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं डिजिटल रुपी को, और 15 बैंकों के साथ टाई अप हो गया है। मैंने ये वीडियो दी हुई है, ये वीडियो अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। आप भी जाइए देखिए, अभी परसों नरसों में मैंने आप लोग वीडियो दी थी ये। तो अब बिना इंटरनेट के भी आप पैसा पेमेंट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे ये जानने के लिए आप वीडियो को देखिएगा। मतलब अब यूपीआई को भी रिप्लेस करने के लिए आ गया है डिजिटल रुपी। अब कैशलेस हो जाएगा पूरा पूरा इंडिया, मतलब अब कैश छपना ही बंद हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। हालांकि अभी ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन कुछ सालों में कैश भी छपना बंद हो जाएगा, डिजिटल रुपी ही चलेगा। कैसे चलेगा इसको जानने के लिए वीडियो जरूर देखें, ठीक है। आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद भी आ रही है, ये भी जानकर अच्छा लगा है। अगला, हाल ही में कहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो एशिया की सबसे बड़ी रेलवे उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण का प्रदर्शनी किया गया है। ये प्रदर्शनी हुई है अभी हाल ही में, कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। याद रखना, भारत मंडपम वही कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर हम लोगों ने G20 होस्ट किया था 2023 में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इंडियन रेलवे ने एशिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन किया है इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट का। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय रेलवे इक्विपमेंट जो होंगे उसका प्रदर्शनी किया गया। इससे फायदा क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि रेलवे अपनी बखान कराना चाहती है इसलिए यहाँ पर शोकेस कर रही है। इसका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव ये है कि अब मेड इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इस पर काम आएगा। भारतीय रेलवे इतना मजबूत है ही है, जब अपने उपकरणों को शोकेस करेगा तो भारत के अलावा जो बाकी के देश देखेंगे इस चीज़ को, वो इस उपकरणों को खरीदना चाहेंगे। भारत आज भी कई देशों में, जैसे भूटान वगैरह में या फिर बहुत सारे देशों में रेलवे लाइन भी बिछाता है, या फिर उन देशों को इक्विपमेंट बेचता है, बोगियां बेचता है, इंजन बेचता है, रेलवे इंजन बेचता है। तो अब ये उपकरण रेलवे के कौन कौन से एडवांस हैं, ये शोकेस करके इंडिया बाकी देशों को इन्वाइट कर रहा है। तो देखिए, इस आयोजन में 15 से ज़्यादा देशों के 450 से ज़्यादा प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया है। रेलवे और मेट्रो से संबंधित अत्याधुनिक उत्पादों, नवाचारों और टिकाऊ समाधानों का प्रदर्शन किया गया है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी है ये, और एशिया में सबसे बड़ी है ये। एशिया में सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी। 15 से 17 अक्टूबर 16वां संस्करण था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है। क्लियर है ना? चलिए, तो विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण के अनुरूप है ये। अगला, रेलवे के बारे में जानोगे? चलो, रेलवे के बारे में थोड़ा सा कहानी बता देते हैं आप लोगों को, फटाफट से रिवीजन करा देते हैं। हालांकि कई बार चीज़ें बताई गई हैं। भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल को 1853 को। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था। देखो, डलहौजी के टाइम पर और क्या क्या चीज़ें शुरू हुई। डलहौजी के टाइम पर ही रेलवे की शुरुआत हुई। डलहौजी के टाइम पर रेलवे की शुरुआत हुई थी। डाक विभाग की शुरुआत हुई थी, और डलहौजी की हड़प नीति तो आप जानते हो, हड़प नीति ये भी था। खैर, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था। इसके बाद देखो, रेलवे की शुरुआत तो 1853 में हो गई, लेकिन पहली रेल जो चलाई गई वो कौन सी थी? पहली ट्रेन जो थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। पहली ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है।
और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी ये पूछा जाएगा। तो ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ये दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर की थी। ठीक है। इसके बाद भारत में जब रेलवे बना तो इसकी सुरक्षा की भी जरूरत पड़ी, तो इसके लिए आरपीएफ का गठन किया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन कर दिया गया इसके लगभग 20 साल बाद, यानी 1872 में। उस टाइम किसका टाइम पीरियड था? तो लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड चल रहा था। उन्हीं के टाइम पर पहली जनगणना हुई थी, याद है ना? लॉर्ड मेयो के टाइम पर पहला हुआ था जनगणना 1872 में। तो ये लॉर्ड मेयो था, लिख दे रहा हूं, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। और इसके टाइम पर क्या और हुआ था? जनगणना की शुरुआत। इसके अलावा फिर 1890 आता है। 1890 में रेलवे एक्ट लाया गया। ठीक। फिर 1905 आता है, तो इसमें रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। और 1905 में और क्या हुआ था? देखो 1905 में किसका टाइम पीरियड था? 1905 में कर्जन का टाइम था। और इसके टाइम पर क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन, जो आज बांग्लादेश देख रहे हो ना, ये बंगाल का हिस्सा था। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बटा था। तो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। फिर 1925 आ जाओगे तो फिर पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई, बिजली वाली जो ट्रेन है। उसके बाद से फिर अराउंड मतलब आते जाओ 1984 में आकर के मेट्रो चलाई गई, कोलकाता मेट्रो के स्थापना शुरुआत हुई। उसके बाद फिर 2018 में ट्रेन 18 जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस अब आपका, तो वो शुरुआत हुआ। 2025 में कहा गया था कि लाया जाएगा क्या कहते हैं इसे, बुलेट ट्रेन, लेकिन अब ये लग रहा है 2028 तक जाएगा। अभी आई थी न्यूज़ रिसेंट कि 2028 तक प्रोजेक्ट डिले हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी अक्टूबर 2025 में जारी किया गया है, इसमें भारत फिर से अपने स्थान खो करके 50वें पर पहुंच गया है। अभी देखो कुछ महीने पहले जुलाई में जब आया था रिपोर्ट तो 77वें पर था। अभी फिर अक्टूबर में आई रिपोर्ट तो भारत पहुंच गया 85वें पर। अब देखो हेनले वाले भी बदमाशी कर रहे हैं, ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं ज़्यादा, है ना? पहले क्या होता था? पहले साल में एक बार जारी करते थे, फिर साल में 2 बार जारी करने लगे। अब साल भर में ये चौथी बार जारी कर रहे हैं। एक बार जनवरी में जारी किए, फिर मन नहीं भरा फरवरी में जारी किए, फिर उसके बाद जुलाई में जारी किए, और अभी देखो अक्टूबर में फिर जारी कर दिए हैं। इस बार सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिला है वो मिला है अमेरिका के पासपोर्ट में। अमेरिका का पासपोर्ट पिछले 20 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 में बाहर हो गया है, टॉप 10 से बाहर हो गया है। तो ये सबसे बड़ा चेंज रहा, शायद इसी वजह से ये पब्लिश कर दिया अनफर्म में रिपोर्ट ही, ये बाहर जा रहा है। खैर सिंगापुर टॉप पर बना है हमेशा की तरह, सेकंड पर दक्षिण कोरिया है, थर्ड पर जापान पहुंच गया है। इस बार देखो अलग अलग किए हैं, और बाकी की पिछली रिपोर्ट देखोगे इनकी तो ये लोग क्या करते हैं कि एक ही दूसरे स्थान पर 4-4, 5-5 देश को डाल देते हैं। खैर अक्टूबर में अब भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक पहुंच गई है 50वें। अभी आई थी जब जुलाई में, तब भारत 77वें पर था। भारत के पास अब 57 देशों का वीजा फ्री एक्सेस है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कई बार, आज नहीं समझाऊंगा। ठीक है, 57 देशों का वीजा फ्री एक्सेस मतलब इन 57 देशों में जाने के लिए आपको वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो 57 देश में जा सकते हैं। ऐसे ही सिंगापुर में, अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 193 देशों में जा सकते हो वीजा फ्री एक्सेस में। 193 मतलब जान रहे हो, यूएन के 193 ही देश हैं, है ना? चलिए अगला, दुनिया में वैसे लगभग 300 देश हैं, लेकिन यूएन ऑफिशियल जो है वो 193 को मानता है। अक्टूबर 2025 में किसको आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में डैन कैट्स। डैन कैट्स। अब पहले उप प्रबंध निदेशक मतलब ये मत समझना कि उप प्रबंध निदेशकों में ये पहली बार नियुक्त किए हैं, नहीं। यहाँ पर एक पोस्ट होती है ना, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से कहते हैं। फिर नहीं समझ में आया होगा, मतलब ये समझो वो पहले वाला नहीं है कि अभी तक के इतिहास में पहला हुआ, वो नहीं। इसमें क्या होता है, एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके जो सेकंड पर होता है उसे कहते हैं फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर।
ठीक है ना। तो वही ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो ये पहले वाला मत समझना, ये आए हैं गीता गोपीनाथ की जगह पर। जब गीता गोपीनाथ हटी थी तभी मैंने अब आपको बताया था ये कि ये नियुक्त किए जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको, लेकिन अब नियुक्ति इनकी प्रभावी हो गई है। तो देखिए 6 अक्टूबर से जब इनकी नियुक्ति होनी थी तभी भी मैंने आपको बता दिया था। तो अभी फिर से ये चर्चे में आए हैं। गीता गोपीनाथ का स्थान ले लिया है इन्होंने। अगस्त 2025 में गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दे दिया था। ये भारत की थी और ये उप प्रबंध निदेशक इनसे पहले थे। ठीक है जी। आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 1945 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का ही ये चेला है। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। अगला, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? तो 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप हुई, इसमें चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। एक्वाटिक्स आप समझो कि पानी से रिलेटेड चैंपियनशिप, इसमें बहुत सारे प्रकार के खेल आयोजन किए गए और सबसे ज़्यादा जो मेडल आने का ओलंपिक में, जो सबसे ज़्यादा मेडल टेबल में तेज़ी से आगे देश बढ़ते हैं ना, यही वजह से बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इसमें अगर आप, जैसे ये हो गया तैराकी हो गया, इसमें सब में क्या होता है ना, अगर आप एक तैराक बढ़िया बना ले गए वर्ल्ड क्लास लेवल का, तो अकेले ही आप समझो मेडल टेबल में वो 8वें 10वें स्थान पर लाकर पटक देगा आपको। क्यों? क्योंकि तैराकी एक ऐसा इवेंट होता है कि उसमें आप देखो माइकल फेल्प्स का नाम सुने हो, 8 गोल्ड जीता था एक ही ओलंपिक में। 2008 के ओलंपिक में 8 गोल्ड एक ही ओलंपिक में जीत गया था। तो इसमें इवेंट्स ऐसे होते हैं कि एक खिलाड़ी अगर बढ़िया तैयार कर दो तो 8 गोल्ड, मतलब जान रहे हो आप, इंडिया का एक भी गोल्ड नहीं आया था तब 48वें स्थान पर था, और जब गोल्ड आया था तो 24वें स्थान पर था। तो ऐसे ही समझो कि गोल्ड की वजह से कितनी रैंक में सुधार आता है। खैर, चाइना वगैरह हुआ, यूएसए हुआ, ये सब मेडल टेबल में टॉप पर इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि इनके गोल्ड ज़्यादा होते हैं, और गोल्ड ज़्यादा होते हैं क्योंकि तैराकी में इनका दबदबा ज़्यादा है। तो खैर, कुल 54 पदक जीत करके एशिया में तो टॉप पर चाइना है ही। 40 गोल्ड जीता है अकेले, देखो 10 सिल्वर और 4 कांस्य पदक। अब आप देख रहे हो 40 गोल्ड क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप इसमें खिलाड़ी कम इन्वेस्ट करना होता है और मेडल ज़्यादा मिलते हैं एक खिलाड़ी की अपेक्षा, है ना। बाकी गेम्स में आप देखोगे तो जैसे अब इंडिया में हॉकी में आता है हर बार मेडल, हॉकी में 11 प्लेयर की पूरी मेहनत, उसके बाद फिर इतना मच टूर्नामेंट पूरा खेलो तो पहुँचो जा करके कांस्य पदक पर, है ना। दूसरे पर कजाकिस्तान और तीसरे पर जापान। भारत 11वां स्थान हासिल किया। भारत 13 मेडल पाया, टोटल 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल था। हालांकि भारत में ही ये आयोजित हुआ था अहमदाबाद में। अगला, हाल ही में अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच किस बॉर्डर लाइन पर सीमा संघर्ष हुआ? आप देखो, इस चीज़ से आप सीख सकते हो, एक बहुत बड़ी सीख है इससे, इस क्वेश्चन से जो मैं आपको अभी ये कॉन्सेप्ट बताया हूँ, इससे बहुत बड़ी सीख ये है। कई बार क्या होता है, आप उस चैप्टर पर ज़्यादा भिड़ जाते हैं, उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा भिड़ जाते हैं जहाँ का पोर्शन कम रहता है, और उस चीज़ पर ज़्यादा नहीं भिड़ते हैं, प्रयास करते हैं जहाँ का पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो यही अंतर लाता है सिलेक्शन में आपके, है ना। कुछ लोग अभी हैं जो हिस्ट्री लेकर के बैठ जाते हैं और बैठेंगे कौन सा, प्राचीन इतिहास। अरे भाई, अब आज के टाइम पर सिलेबस उठा के देखो, प्राचीन इतिहास से मुश्किल से, या मिडल हिस्ट्री से, या हिस्ट्री ओवरऑल ले लो, तो उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा रहता है। अक्सर आप देखोगे तो स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा रहता है। सिलेबस में अलग से लाइन लिखी होती है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम लॉस कर देते हो। और इधर करंट अफेयर हुआ, स्टैटिक जी के हुआ, इन सबको आप इग्नोर करके चलते हो कि लास्ट दिन पढ़ लेंगे, लास्ट ईयर में कुछ नहीं होता, और इससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं पर आप मिस कर जाते हो। तो इसीलिए कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है जिससे ज़्यादा मिले, आपको आउटपुट ज़्यादा मिले, ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट पे वो फोकस करो, ठीक है। हॉकी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, वो आप लगा सकते हो। अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच किस बॉर्डर लाइन पर सीमा संघर्ष हुआ? तो अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के अभी जो बॉर्डर लाइन है उस पर सीमा संघर्ष हुआ है, और ये सीमा संघर्ष जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है, डूरन लाइन, ठीक है ना। ये ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ दूसरा ही दे दिया गया है। तो डूरन लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, कल ही वीडियो दी थी जिसमें पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी सेनाओं के अफगानिस्तान ने पैंट उतार करके ले जाकर चौराहे पर शोकेस किया था वहाँ पर, और सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में पब्लिक थी और देख रही थी, इस चीज़ का गवाह बन रही थी। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है ना। तो इससे मोरल भी डाउन होता है सामने वाली सेना का।
तो अफगानिस्तान इस हिसाब से प्रदर्शन कर रहे थे, पैंट उतार करके पाकिस्तानियों को ले गए थे। अभी युद्ध चल रहा है, हालांकि 48 घंटों के लिए संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन अभी भी चल रहा है डूरन लाइन पर। तो आप ये कल वाली वीडियो देखोगे तो इसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल्स समझाया है डूरन लाइन क्या है, कैसे गठन हुआ, क्या कुछ हुआ। अब यहाँ पर टाइम की लिमिटेशन रहती है, 10 क्वेश्चन पढ़ाने रहते हैं, इसलिए आप केवल फैक्ट जानिए। अभी देखो डूरन लाइन की जो जब बना था तब तो भाई पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब भारत का ही हिस्सा था। तो डूरन लाइन जो है ये पश्तूनों को भारत से अलग करने के लिए लाइन बनी थी। मतलब अफगानिस्तान में जो पश्तून रहते थे उन पश्तूनों को अलग किया गया था इस लाइन के थ्रू। इसके लिए अफगानिस्तान और भारत में ब्रिटिश शासन था, तो भारत में भारत के विदेश सचिव थे ब्रिटिश काल के हेनरी मार्टिमर डूरन। तो इनके बीच में हुआ था समझौता अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच। कब हुआ था? 12 नवंबर 1893 में। ठीक है, तो इस लाइन क्योंकि इन्हीं के नाम पर ये बना था तो इसलिए इन्होंने नाम अपना रख दिया डूरन लाइन। जैसे रेडक्लिफ ने रेडक्लिफ लाइन बनाया है ना भारत पाकिस्तान के बीच, ऐसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन बनी। तब पाकिस्तान भारत में था 1893 में, तो उस टाइम पर डूरन लाइन बनी, तो ये याद रखना। और अभी जो वर्तमान में तालिबान है ये 2021 से आप जान रहे हो अफगानिस्तान में सत्ता उखाड़ करके वर्तमान में वहाँ पर रह रहा है। और इसके विदेश मंत्री अभी आमिर खान मुत्ताकी भारत की यात्रा पर थे। भारत ने कई सारी डील भी करी है, भारत ने कहा है कि अब अफगानिस्तान में एम्बेसी खोलेगा। बाकी आप ये वीडियो देखोगे तो और भी अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे रवि नाइक का निधन हो गया? तो रवि नाइक जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार के और इनके कृषि मंत्री थे वर्तमान में, इनका अभी निधन हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। तो देखिए सीएम रवि नाइक फॉर्मर सीएम थे। ये 12 फरवरी 1991 से 18 मई 1993 तक एक बार और 2 अप्रैल 94 से 8 अप्रैल 1994 तक मात्र 6 दिनों के लिए दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। ये विपक्ष के नेता के रूप में भी काम कर चुके हैं। अभी ये वर्तमान में कृषि मंत्री थे रवि नाइक। करियर की शुरुआत इन्होंने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी से की थी, एमजेपी पार्टी अपनी बनाई थी। फिर उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए, फिर उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हुए। अभी ये बीजेपी में थे जब इनका निधन हुआ। पिछले दिनों में कई और क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनका भी हम लोग रिवीजन करेंगे निधन से रिलेटेड। जैसे डॉक्टर जीजी पारिक का निधन हुआ, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी थे, राजनीतिज्ञ थे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा प्रमुख गायक थे, इनका निधन हुआ। डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार थे। हेरोल्ड डेनिस सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर। डी लपांग मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री। बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। टी.एन. मनोहरन आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन। सत्यपाल मलिक कई राज्यों के राज्यपाल। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। तो इनका सबका निधन हुआ है। एक बार फिर से दिवाली धमाका ऑफर का फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, इनको सबको आप जाकर ले सकते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आस्त्र हिंद कब शुरू हुआ? तो 2022 से हुआ। कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है? तो सब है इनमें से, विंग ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सब पुस्तकें इनकी हैं। आज आपको क्या बताना है, एड्स का वायरस HIV निम्न में से किस माध्यम से फैलता है? कमेंट करके बताइए। 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।